नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए बीपीएससी 63rd का जो मेंस का पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। जीएस 1 का पेपर अभी अभी हमको मिला है ये, और इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहली बात तो पेपर 3 घंटे का है और 300 मार्क्स का है। कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने। जो लोग 64th की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार अभी से समझ लिए, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आने वाला ही जल्दी है और मेंस की डेट भी आ चुकी है 64th वाले की। तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। पहली बात तो ये कि आपको इतनी आदत होनी चाहिए कि 300 आपको नंबर के लिए 3 घंटे में लिखना है, यानी कि 8 क्वेश्चन आपको बनाने हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे पहले वाले सेक्शन से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, दूसरे वाले से 3, और ये जो लास्ट वाला है स्टैटिस्टिक्स वाला उससे 2। अब इसमें देखिए एक चीज़ ये लिखी हुई है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब कि आपको यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, ज़्यादातर रटी रटाई लैंग्वेज नहीं लिखनी है। ये एक इनडायरेक्ट यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मतलब ये लोग जो बीपीएससी के मेंस में है वहाँ पे ये भी चेक करना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं, जो आपकी समझ कितनी है, आपकी सूझबूझ कितनी है, आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, कितना समझने की कोशिश करते हैं, कितना आप उसमें से अडॉप्ट करते हैं, सब कुछ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे रहते हैं ये। और टोटल देखिए जो क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल है, जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डायरेक्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि अगर आप देखें तो सेक्शन 1 में 38 नंबर के आपको 3 यहाँ पे करने होते हैं, और सेक्शन 2 में भी ऐसे ही है। और जो सेक्शन वाला सी वाला है उसमें आपका 36 नंबर का होता है एक। तो ये हिसाब किताब है। अब ये बताइए कि आप यहाँ पे शब्द लिमिट नहीं है। ठीक है, 8 क्वेश्चन करने हैं आपको 3 घंटे में, बस यही एक लिमिट है। तो आपको एक चीज़ ये करनी चाहिए कि सबसे पहले मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन बना लेने चाहिए। क्योंकि शुरू शुरू में आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, और मान लीजिए आप यहाँ पे लिखना चालू कर लिए और बाद में एकदम से इतने प्रेशर में ना कई बार चीज़ें कैलकुलेट नहीं हो पाती, गलत हो जाती हैं। तो बेटर यही है कि आप स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, करीबन 40-45 मिनट में, जो भी टाइम लगे। उसके बाद अगर ये वाले क्वेश्चन करिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये मेरी सिर्फ एक राय है, बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये देखिए खंड 1 है ये, और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 6। 6 में से 3 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे। दूसरे में भी 6 में से 3, और तीसरे में आपको 4 में से 3, 4 में से 2, सॉरी, नहीं नहीं 3 में से 2। ठीक है, तो ये है हिसाब किताब यहाँ पे। तो आप इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अब एक चीज़ तो है गांधी जी के, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो गांधी जी की आपको पूरी सब कुछ पता होना चाहिए, उनके थॉट्स से रिलेटेड, उनके मूवमेंट्स, उनके आंदोलन, जितने भी उनके बड़े बड़े सत्याग्रह हैं उनसे रिलेटेड आश्रम, सब कुछ। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट, सोशल थॉट, कल्चरल थॉट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये गांधी जी को निगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, एथिक्स में भी इनका रोल है कहीं ना कहीं, डीपीएसपी में भी गांधी जी का है, तो कहीं ना कहीं से गांधी जी जुड़े जरूर हैं। पहला क्वेश्चन यही था, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। क्वेश्चन को मैं एनालाइज नहीं करूंगा, बस मैं पूरे पेपर की एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को भी धीरे से हम लोग पूरा यहाँ पे लिख के लाएंगे आपके सामने मॉडल आंसर। किसी क्वेश्चन का कोई मॉडल परफेक्ट आंसर नहीं होता है, लेकिन मॉडल आंसर जरूर हो सकता है। रूपरेखा वही रहती है, इंट्रोडक्शन आप पहले लिखिए, फिर मेन बॉडी लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए, और यहाँ पे डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस है, मतलब का कि उनके जो आपके गांधी जी के सोशल और कल्चरल थॉट थे, पहले आपको वो पता होने चाहिए थे, और फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये सिग्निफिकेंस किस संदर्भ में भी आप कर सकते थे। एंशंट, अगर आप देखें, ये एंशंट नहीं मतलब जो आज़ादी के टाइम पे जब तक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, और आज भी उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। आज जो हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं तो उनका आज भी सोशल कल्चरल जो है आपके थॉट्स, उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट है इसमें बिहार से रिलेटेड है कि डेवलपमेंट जो है कैसे हुआ था वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार में 1857 से लेकर 1947 तक। ये बिहार का बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। मतलब इसमें देखिए एक चीज़ और है ये कि अगर आप मान लीजिए बिहार जीके को ना पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको शुरू, अगर हर सेक्शन में देखें आप तो एक क्वेश्चन ये वाला तो चलिए नॉर्मल कोई कर लेगा, लेकिन उसके बाद के आप सारे क्वेश्चन देखिए, सारे बिहार से रिलेटेड ही हैं।
हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह तो एक मतलब नेशनल पर्सपेक्टिव में भी है क्वेश्चन, लेकिन ये कहाँ पूछा क्या गया है, कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, मतलब बिहार की अगर आप मतलब टोटल जो आपको स्टैटिक जीके जीएस पढ़नी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब कुछ उसको बिहार के संदर्भ में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वरना मेंस का पेपर इतनी जल्दी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो दूसरा वाला ये है, इसमें क्या क्या आपके डेवलपमेंट हुए थे उन सबको डिस्कस करना है पूरा। डिस्कस वर्ड क्या होता है, एवेलुएट क्या होता है, डिस्क्राइब क्या होता है, ये सारा मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, जरूर देख लीजिएगा जो लोग 64 की तैयारी कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार का, जो 1857 की क्रांति है। अब 1857 की क्रांति के बारे में तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की पता ही होगा, लेकिन बिहार का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, बिहार के कौन कौन से नेता थे, बिहार में कौन कौन से मूवमेंट हुए, बिहार की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिस्कस करना था। फिर नेक्स्ट है इसमें कॉजेज और रिवोल्ट रिजल्ट्स, संथल जो आपका रिवोल्ट हुआ था बिहार में, उसके आपके जो क्या क्या कारण थे और परिणाम क्या क्या हुए, इसको मूल्यांकन करना है, इवेलुएट करना है यहाँ पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवेलुएट का मतलब क्या होता है ये जरूर समझ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर आपको है क्या क्या कॉजेज और रिजल्ट्स हैं चंपारण सत्याग्रह में जो हुआ था बिहार में, बिहार के संदर्भ में पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें तो अच्छा, ये ना कई बार ऐसा होता है कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर में ना आपको राज्यसभा टीवी जरूर देखना चाहिए। पटना कलाम का एक वीडियो आया था, कुछ लोगों ने शायद राज्यसभा का देखा हो, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो। ये जो है वीडियो, ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। ठीक है, अगर कभी ऐसे वीडियो आते हैं तो कुछ ना कुछ करंट इश्यूज़ में अगर आता है वो, तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का, चाहे स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक। तो यहाँ पे पूरा सैलिएंट फीचर्स आपको बताने थे, 6 में से 3 करने थे। देखिए करंट अफेयर तो अगर आप मतलब नॉर्मल डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, डेली पेपर पढ़ते हो, तो ये वाले क्वेश्चंस आराम से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि एक्सप्लेन द बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको बिम्स्टेक कब बना ये लिखना चाहिए, और प्लस क्या उसका हेडक्वार्टर है, क्या रोल है, ठीक है, क्या है बिम्स्टेक, किस चीज़ के लिए बना है, इसका फुल फॉर्म, आपको ये सब चीज़ें पूरा मतलब यहाँ पे करना था। और फिर ये है रिसेंटली जो आपकी कंक्लूड हुई है काठमांडू समिट बिम्स्टेक कंट्रीज़ की, पहले फिर उसमें क्या क्या आउटकम्स आए थे उस पे आपको यहाँ पे ये प्रकाश डालना है, मतलब उसको डिस्कस करना है। फिर इश्यूज क्या क्या हैं, इंडिया के इंटरेस्ट क्या है, होप्स क्या है, ग्रीवेंसेस क्या क्या है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन करना है। ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर आप बिम्स्टेक और प्लस कई सारे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझते होंगे कि हमारे जो नेबर कंट्री कौन कौन सी हैं, एक IOAR ARC वाला चलता है ग्रुप, एक बिम्स्टेक चलता है, प्लस बहुत छोटे 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 रीजनल ग्रुप चलते हैं। तो इन सब के बारे में ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी थी। इंटरनेशनल रिलेशन पे एक मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, जहाँ पे इंडिया का कंसर्न है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर इंडिया जुड़ा हुआ है, उस सारे के सारे उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। 2 घंटे का वीडियो, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, और प्लस लेटेस्ट पढ़ते रहा करिए। ये फिर रोहिंग्या वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा इशू था ये, और ये यूपी पीसीएस में भी आने की संभावना है। बीपीएससी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ यूपी पीसीएस वाले ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी ये कहीं ना कहीं से आप देखिए, एक स्टेट पीसीएस से दूसरे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन का डिफरेंस जरूर लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन करना है रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस को। ठीक है, कि आपको पूरा इसके बारे में पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए, प्रोस पे क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है, क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, एग्जैक्टली क्या समस्या है, म्यांमार का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, इंडिया में लोग घुसा रहे थे, अवैध जो हो रहे थे वो सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं, और बांग्लादेश का क्या क्या है इसमें, और प्लस कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के लिए। इस पे हमारे पेड ग्रुप में काफ़ी बार ये वाले टॉपिक पे बताया भी गया है, तो काफ़ी सारे पॉइंट आप कलेक्ट कर सकते हैं, विकीपीडिया गूगल से भी कर सकते हैं आराम से। फिर देखिए ये एक काफ़ी मुद्दा, काफ़ी चर्चा में था ये 2+2 डायलॉग क्या होता है। ठीक है, और ये भी एक करंट अफेयर का इशू है। इसमें फिर दूसरा आपको करना था कि आपको इंडिया और जो डायलॉग हुआ है ये क्लियर करना था इसमें कि इंडिया और यूएस का इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया और ईरान बायलेटरल रिलेशन, तो ये मतलब साफ साफ पूछा हुआ है कि किस चीज़ के संदर्भ में करना है आपको। एनआरसी डिस्प्यूट वही वाला हो गया आपका, वो जो आपका चल रहा है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स वाला जो है, असम से रिलेटेड समस्या चल रही, बहुत दिनों से चल रही है, इसके बारे में बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है। इसको पूरा बताना था आपको कि क्या है डिस्प्यूट,
ठीक है, और क्या क्या इसके पॉलिटिकल इंटेंशन है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये सब चीज़ें। इंटरनेशनल टेररिज्म को इलूसिडेट करना है आपको, ठीक है। और फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कैसे इसको फाइट करने की कोशिश कर रही है, यूएनओ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये सब चीज़ें आपको बतानी है। 38 नंबर में है, मतलब डिटेल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं 38 नंबर के, करीबन 3-3 पेज आप आराम से लिख सकते हैं। टाइम भी रहता है वहाँ पे, क्योंकि निबंध की तरह ही क्वेश्चन लिए हम यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। और कोशिश आप ये करिए कि जो भी आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, करीबन 400 शब्दों में ज़रूर लिखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। 300 से 400 शब्दों में लिखिए, और 6 क्वेश्चन ये करने पड़ते हैं, तो इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। फिर देखिए ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स का है, ये आपको एक पूरा डीआई वाला रहता है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। इसमें आपको बाकायदा दिया जाता है ग्राफ, और या फिर पाई चार्ट या फिर बार चार्ट जो भी है, उसको आपको स्टडी करके बताना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नॉर्मल बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, और बस आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे पूरा। एक मैं इसकी पूरी सीरीज़ अभी चलाऊंगा, एक हमारे एडुकेटर से बात चल रही है, पूरी बिहार की आपको सीरीज़ चला दी जाएगी ये, ठीक है। तो ये है अभी कुल मिला के, और ये यही सब है इसमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है। तो ये है आपका, अब एक बार देख लीजिएगा, ये जो पीडीएफ है ये मैं दे दे रहा हूँ। एक बार जो बाकी लोग हैं वो यूपी पीसीएस वाले, इसको जरूर पेपर को देख लीजिएगा। 64th बीपीएससी की मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेड ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो है मिलना बड़ा मुश्किल है। टेस्ट सीरीज़ तो हम चालू कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे एडुकेटर भी तैयार थे। अभी हम आपको एक पूरी वीडियो सीरीज़ देने जा रहे हैं, करीबन इस 5 सैम्पल पेपर होंगे उसमें, और एक एक सैम्पल पेपर में 4-4, 5-5 पार्ट होंगे। उसमें डिटेल्ड आपको आंसर राइटिंग मॉडल आंसर के साथ बताया जाएगा कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट है सबको। और जो GS2 वाला पेपर है वो भी अगर आप प्लीज़ शेयर कर सकें, तो उस पर भी यहाँ पे एनालिसिस दी जा सकती है।